अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। जराइम की दुनिया बड़ी भयानक दुनिया है, लेकिन इसके किस्से पढ़ने वालों को बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं। तो आइए एक बार फिर जराइम की दुनिया में चलते हैं, पुराने किस्से और पुरानी यादें। वो मौसम बहार के इब्तिदाई दिन थे। रात के 11 बजे थाने से पैगाम मिला कि कत्ल की एक वारदात हो गई है और गश्त करने वाली पुलिस पार्टी ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेट चुका था और नींद से पहले वाली खुशगवार कैफियत से दो चार था। इस खबर से जी बहुत बुरा हुआ, लेकिन फ़र्ज की आवाज़ पर कान बंद नहीं किए जा सकते थे। मुजरिमों को थानेदार की सेहत और आराम की क्या परवाह। बहरहाल उठकर वर्दी पहनी, बीवी से जल्द आने का वादा किया और थाने पहुंच गया। जिस हवलदार ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था वो बहुत खुश था। इसने मुझे बताया कि वो मामूल के मुताबिक गश्त पर था। उसके साथ एक सिपाही भी था। गली सुनसान थी और ज़्यादातर घरों की बत्तियां बुझी हुई थी। अचानक एक मकान के अंदर से दौड़ो पकड़ो की आवाज़ें बुलंद हुईं। साथ ही दौड़ने की आवाज़ भी सुनाई दी। हवलदार सिपाही के हमरा मकान के दरवाजे पर पहुंचा और सीटी बजाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। उसके हाथ मारने से दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी जो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था पुलिस को देखकर रुका और तेज़ी से अपना रास्ता बदल लिया। हवलदार उसके पीछे दौड़ा और उसे रुकने का हुक्म दिया। सहन में दरख्त उगे हुए थे। दौड़ने वाला दरख्तों की तारीकी में कहीं गायब हो गया और दूसरे ही लम्हे दीवार पर चढ़कर गली में कूद गया। हवलदार भारी जिस्म का आदमी था, इसके लिए दीवार फांदना मुश्किल था। वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ा और गली में पहुंचकर दौड़ने वाले को पहले वार्निंग दी, फिर फायर कर दिया। फायर का महरिक उस शख्स का शोर था जो मुलजिम का पहले से ताक़ुब कर रहा था। वो कह रहा था कि ये कातिल है, इसे पकड़ो, इसने कत्ल कर दिया है, ये जाने ना पाए। गोली मुलजिम के रान में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शोर और फायर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया। पता ये चला कि मुलजिम ने एक नौजवान जोड़े को, जिनकी कुछ दिन कबल शादी हुई थी, कत्ल कर दिया था और दोनों की लाशें बावर्ची खाने में पड़ी थीं। मर्द का नाम मुनव्वर हुसैन और उसकी बीवी का नाम मुमताज़ बेगम मालूम हुआ। उनका कोई बच्चा नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, मुलजिम कहाँ है? उसे मैंने मरहम पट्टी के लिए अस्पताल भिजवाया है, हवलदार ने जवाब दिया। उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। मोहल्ले वालों ने उसी वक्त उसके ज़ख्म पर पट्टी बांध दी थी। उन लोगों ने इंसानी हमदर्दी का सही मुजाहरा किया था। मुजरिम को सज़ा देना अदालत का काम है। अगर मुजरिम ज़ख्मी हो तो मरहम पट्टी उसका हक है। आजकल ऐसे मनाजिर भी देखने में आते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, मार मार कर अधमुहा कर देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कसूर उस बच्चे का हो जो अचानक गाड़ी के सामने आ गया हो। बहरहाल हवलदार की ज़ुबानी सारी बात सुनने के बाद मैंने उसे साथ लिया और वकू पर पहुंच गया। वहाँ एक ASI और चंद सिपाही पहले से मौजूद थे। मकान के बाहर खासी तादाद में लोग जमा थे और घर के अंदर रोने पिटने की आवाज़ें आ रही थी। ASI ने मुझे बताया कि उसने काफ़ी हद तक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी, ताहम अभी तक लाशों को अपनी जगह से नहीं हटाया था। मकान का सहन खासा कुशादा था और बावर्ची खाना रिहायशी कमरों से हटकर बना हुआ था। उसका साइज़ एक दरमियाने कमरे के बराबर था। उसमें दरवाजे और एक खिड़की थी। एक छोटी सी खिड़की साथ वाले मकान की तरफ खुलती थी। वाज़ह तौर पर अहले खाना के पड़ोसियों से खासे खुशगवार ताल्लुकात थे। इस वक्त वो खिड़की बंद थी। लाशें आलात कत्ल के बावर्ची खाने के वस्त में पड़ी थीं। आलात कत्ल मैंने इसलिए कहा है कि कत्ल के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल की गई थीं। इनमें से एक तो गोश्त काटने की खंजर नुमा छुरी थी और दूसरी जलाने की एक लकड़ी थी। वो 2 फीट लंबी खासी भारी लकड़ी थी। ये बात हैरत में डालने वाली थी कि अगर कातिल एक था तो उसने कत्ल के लिए 2 चीज़ें क्यों इस्तेमाल की थी। इस मुख्तसर तफसील के बाद अब मैं आपको लाशों की कैफियत बताता हूँ। औरत की लाश मर्द के लाश के नीचे दबी हुई थी, पूरी तरह नहीं, सिर्फ जज्वी तौर पर। औरत चत पड़ी थी और मर्द का सर इसके पेट के ऊपर था। औरत के जिस्म पर छुरी के 5 ज़ख्म आए थे और उसके आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। खून आलूद छुरी मर्द के सर के करीब थी। मर्द के सर पर लकड़ी से 2 चोटें लगाई गई थी। ये तफसील तबे रिपोर्ट में बताई गई थी और ये लकड़ी मर्द की टांगों के पास पड़ी थी। चूँकि औरत की लाश नीचे थी इसलिए वाज़ह तौर पर पहले उसे कत्ल किया गया था। ASI जो उस सूरत हाल पर काफ़ी गौर कर चुका था बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि औरत बावर्ची खाने में अकेली थी। कातिल ने पहले उसे कत्ल किया और जब चीखें सुनकर उसका शोहर यहाँ पहुँचा तो कातिल ने उसे भी कत्ल कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन ये छुरी और लकड़ी वाला मामला समझ में नहीं आ रहा।
میں نے اس پر بھی غور کیا ہے۔ قاتل عورت کو قتل کرنے کے بعد گھات لگا کے کھڑا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بتی بجھا دی ہوگی اور اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اندھیرے میں چھری کے بجائے لکڑی زیادہ مہلک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ سر کی پشت پر چوٹوں کے نشان بھی اس تھیوری کی تصدیق کرتے ہیں۔ تھیوری اس کی معقول معلوم ہوتی تھی، لیکن ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھی۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی چیز بھی چوری ہوئی ہے؟ ابھی تک تو کسی چیز کی چوری کا انکشاف نہیں ہوا۔ گھر والے کہتے ہیں کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ عورت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ اس کی عمر 23 اور 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ اگرچہ موت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، مگر اس کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ ایک حسین عورت تھی۔ بعد میں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھیں۔ وہ واقعی بہت حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس نے طلائی چوڑیاں اور بندے پہن رکھے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید قاتل اس کی چوڑیاں اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھ کر مقتولہ کی کلائیوں اور کانوں کا معائنہ کیا، مگر یہ بات قریباً قیاس معلوم نہیں ہوئی۔ کانوں پر یا کلائیوں پر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آیا جس سے اندازہ ہوتا کہ قاتل نے زیور اتارنے کی کوشش کی تھی۔ جو شخص قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا وہ کانوں کی پرواہ کیے بغیر بندے بھی نوچ سکتا تھا۔ چوڑیاں اتنی تنگ نہیں تھیں، انہیں تھوڑی سی کوشش سے اتارا جا سکتا تھا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کا محرک چوری نہیں تھا۔ مرد، جس کا نام منور حسین تھا، 27-28 برس کا صحت مند اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی اور جیب میں کچھ نقدی تھی جس کی مالیت مجھے یاد نہیں رہی۔ اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاتل نے اس کی قیمتی چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، لہٰذا اس قتل کا محرک نئی یا پرانی دشمنی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے آلات قتل اپنے تحویل میں لے لیے اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ اگلی صبح ملزم کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور جب میں تھانے پہنچا تو وہ حوالدار کے کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ وہ 23-24 سال کا دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور وہ خاصا خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ اس کی ہڈی محفوظ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ گزشتہ رات میں نے واردات کا جو بھیانک نقشہ دیکھا تھا وہ چہرہ اس واردات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اوئے، کیا دشمنی تھی تمہاری ان سے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں قتل کر دیا تم نے ان دونوں کو؟ اس نے میرے پیر پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ملک صاحب یہ دیکھنے میں مسکین لگتا ہے مگر اندر سے بہت پکا ہے، اس کے اوپر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ میرا نام منظور احمد ہے جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ کدھر کے رہنے والے ہو؟ اس نے قریبی علاقے کا نام لیا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جی، حوالدار نے کہا۔ آخری ٹرین 9:15 بجے نکل جاتی ہے، اسے ہم نے 10 بجے کے بعد پکڑا تھا۔ سارا واقعہ سچ سچ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم منور حسین کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، اس نے تذبذب کرتے ہوئے کہا۔ اچانک پکڑو پکڑو کا شور اٹھا، پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ اتنے میں رائفل چننے والی آواز آئی اور مجھے لگا جیسے جلتا ہوا انگارہ میری ران میں گھس گیا۔ میں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک بھلے آدمی نے میرے زخم پر کپڑا باندھ دیا، پھر آپ کے سپاہی مجھے اسپتال لے گئے۔ جناب میں بالکل بے گناہ ہوں۔ وہ خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس میں جو سارا قصہ بیان کیا تھا وہ قابل یقین معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آدمی سامنے سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا؟ جی ہاں، سامنے سے ہی آیا تھا۔ تم نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر وہ آدمی میرے پاس سے گزرا، ادھر مجھے گولی لگ گئی۔ تم ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ نوکری تلاش کرنے آیا تھا جی۔ میرے استفسار پر حوالدار نے بتایا کہ اس کی جیب سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلی تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ تم واپس کیسے جاتے؟ تمہارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جناب میری جیب کٹ گئی تھی، اس لیے میں بس میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹیشن پہنچا تو ٹرین نکل چکی تھی۔ اوئے، ابھی تم نے کہا ہے کہ تم اسٹیشن جا رہے تھے اور اب کہتے ہو کہ ٹرین نکل چکی تھی۔ دونوں باتیں صحیح ہیں جی، میں اسٹیشن سے شہر گیا تھا اور شہر سے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ اسٹیشن سے شہر کیوں گئے تھے اور شہر سے واپس اسٹیشن کیوں جا رہے تھے؟ روٹی ٹکڑے کی تلاش میں شہر گیا تھا اور رات گزرنے کے لیے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا تھا کہ ایک ٹرین صبح 4 بجے جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پلیٹ فارم پر تھوڑی سی نیند کر لوں گا اور صبح کو ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا، مگر یہ آزمائش بھی قسمت میں لکھی تھی۔ باتیں وہ بڑی سمجھداری کی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مگر ٹرین پر تم کس طرح سفر کرتے جب تمہاری جیب ہی خالی تھی؟ حضور ٹرین پر تو آدمی بغیر ٹکٹ بھی سفر کر سکتا ہے۔
पकड़ा भी जाए तो टीटी बाबू की मिन्नत कर लेता है। जेब तुम्हारी कैसे कट गई? मैं उधर सिनेमा की लाइन में लगा हुआ था, टिकट के पैसे मेरे हाथ में थे, बाकी पैसे जेब में थे। रश बहुत था, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था। मैं टिकट लेकर अंदर चला गया। हाफ टाइम में मैंने खाना खाने का इरादा किया। जेब में हाथ डाला तो अंदर कुछ भी नहीं था। कोई शैतान का बंदा जेब खाली कर गया था। फिल्म ख़त्म हुई तो मैंने स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अभी मैं स्टेशन से दूर ही था कि ट्रेन आई और रवाना हो गई। आपको तो पता ही होगा कि इस स्टेशन पर ट्रेन 1 मिनट भी नहीं ठहरती। उन दिनों वहाँ एक सफरी सिनेमा कंपनी आई हुई थी जो शामियाने लगाकर फिल्में दिखाती थी। मैंने मंजूर अहमद के बयान को चेक करने के लिए इससे पूछा कि फ़िल्म कौन सी लगी हुई थी। पोस्ट थी, उसने जवाब दिया और जवाब सही था। उसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। सवाल ये पैदा होता था कि अगर वो कातिल था तो इसका मुहर्रिक क्या था। ना तो इसने कोई चीज़ चोरी की थी और ना ही उसके पास से कुछ बरामद हुआ था। रात को तुमने खाना कहाँ से खाया था? मैंने पूछा। अस्पताल से खाया था जी, उसने जवाब दिया। अगर मुझे मालूम होता कि खाना इतनी तकलीफ़ के बाद मिलेगा तो मैं भूखा ही सो जाता। इस गोली पर मेरा नाम लिखा था, सो लग गई। क्या मतलब इतनी तकलीफ़ से खाना मिलेगा? जनाब, मैं तो भूखा ही वापस जा रहा था। गोली ना लगती तो रात भर भूखा ही रहना पड़ता। मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि वो खाने की तलाश में बावर्ची खाने में घुसा और इत्तेफाक से मकतूला मुमताज़ बेगम ने उसे देख लिया हो और शोर मचाने की कोशिश की और उसने घबराकर उसे कत्ल कर दिया हो। लेकिन बात दिल को लगती नहीं थी। वो इतनी मामूली सी बात पर कत्ल नहीं कर सकता था। उसके लिए फ़रार का रास्ता खुला था। वो मुमताज़ बेगम को देखकर भाग सकता था या उसे अपनी मजबूरी बता सकता था। उधर हवलदार को पूरा यकीन था कि उसने जिस शख्स को भागते देखा था वो मंजूर ही था। अगरचे उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, मगर हुलिया और कद काट हूबहू ऐसा ही था। अगर हवलदार का कयास सही था तो फिर मुलजिम मंजूर अहमद निहायत ज़ैर्क और होशियार शख्स था। उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद कत्ल का मंसूबा बनाया था। फिल्म देखना, जेब कट जाने का बहाना, ट्रेन निकल जाने का बहाना और खाने की तलाश का बहाना, सब कुछ इसके मंसूबे का हिस्सा हो सकता था। बाज़ाहिर वो कमज़ोर लगता था, ताहम दुबले आदमी की ताकत का अंदाज़ा अमूमन गलत निकलता है। उसके कमज़ोर नज़र आने की एक वजह यह थी कि ज़ख्मी होने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया था। मैंने बानज़र गैर उसके लिबास और जिस्म का जायज़ा लिया। उसकी आस्तीनों पर और उसके लिबास के ऊपरी हिस्से पर खून के धब्बे मौजूद नहीं थे। शलवार और कमीज़ के दामन पर जो खून के धब्बे मौजूद थे वो इसके अपने खून के धब्बे मालूम होते थे। उसकी दाहिनी हथेली पर मुझे रगड़ का निशान दिखाई दिया। मेरे इस्तफसार पर उसने जवाब दिया, जनाब, ये रगड़ गिरने की वजह से आई थी, लेकिन वो रगड़ छुरी या खुरदरी लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से भी आ सकती थी। इस पर मेहनत करने से पहले ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो कौन था और उसका मक़तूलीन से कोई पुराना ताल्लुक़ था या नहीं। नेज़ अभी कत्ल के मुहर्रिक का अंदाज़ा भी नहीं हो सका था। अचानक मुझे एक बात याद आई। मैंने हवलदार से पूछा, रात को जो शख्स पकड़ो पकड़ो का शोर मचा रहा था और उसके पीछे भाग रहा था वो कहाँ है? हवलदार मेरी बात सुनकर चौंका। बोला, उस आदमी का तो कुछ पता ही नहीं चला, बिल्कुल गायब ही हो गया। मुमकिन है कि गवाही देने से घबरा गया हो। मैंने कहा, लेकिन मलिक साहब, वो तो घर का आदमी था, उस मकान के अंदर था, दोबारा उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। उसे दौड़ते हुए देखा भी था, लेकिन फिर मैं इसके पीछे लग गया और उसका ख्याल मेरे जहन से महू हो गया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और वो भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन वो आगे नहीं आया। आपका ख्याल ठीक ही मालूम होता है, वो गवाही देने से घबराता होगा। उस शख्स को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि वो इस वारदात का वाहिद ऐनी गवाह है। मंजूर अहमद, जो बड़े गौर से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, असल कातिल वही होगा जनाब। वही कौन? हवलदार ने सख्त लहजे में पूछा। तुम्हें क्या पता है कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं? माफ़ी चाहता हूँ जी, इसने जल्दी से कहा। मैंने तो यूं ही एक अंदाज़ा लगाया था। उसकी बात में माकूलियत थी। घर का एक आदमी पकड़ो पकड़ो का शोर मचाता है, लेकिन फिर गवाही के लिए आगे नहीं आता। क्यों? क्या वही खुद कातिल था और उसने इस नौजवान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की थी? मैंने फ़ौरन तांगा मंगवाया और मुलजिम मंजूर अहमद को साथ लेकर मकतूल मुनव्वर हुसैन के घर पहुंच गया। वहां बड़ी तादाद में मर्द और जन ताज़ियत के लिए आए हुए थे। मेरी आमद की खबर सुनकर मकतूल का बूढ़ा बाप अकबर हुसैन बाहर आया और मुझे एक अलग कमरे में ले गया। मुलजिम को मैंने ASI की तहवील में दे दिया था और उन्हें तांगे में इंतज़ार करने के लिए कहा था। थानेदार साहब, इस वक्त हमारा घर मातम कदा बना हुआ है, अकबर हुसैन ने गलोगीर आवाज़ में कहा। हमारे होश ठिकाने नहीं हैं। अगर आप तफ्तीश करने आए हैं तो 2-4 रोज़ के बाद आ जाएं। उस वक्त हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ओह, जो होना था वो तो हो चुका, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। मैंने कहा, जवान बेटे का सदमा वाकई बहुत भारी होता है। अल्लाह आपको सब्र अता करे। मैं तफ्तीश वगैरह करने नहीं आया। ये तो आपको पता ही है कि रात हमने एक आदमी को, जो आपके मकान से निकलकर भाग रहा था, गिरफ्तार किया था। वो अपना नाम मंजूर अहमद बताता है और सेहत जुर्म से
انکار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کو گولی لگ گئی اور سپاہی اسے گرفتار کر کے لے گیا۔ میں اسے شناخت کے لیے یہاں لایا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی فرد نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں؟ وہ باہر ٹانگے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا بلوا لیں، ویسے امید تو نہیں ہے کہ گھر کا کوئی فرد اسے پہچان سکے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ہم لوگ، میں نے دروازے میں جا کر ASI کو آواز دی اور کہا منظور احمد کو اندر لے آئے۔ پھر اکبر حسین نے کہا جس حوالدار نے ملزم پر گولی چلائی تھی اس کا کہنا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ملزم کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا، ہمیں اس آدمی کی گواہی چاہیے۔ وہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا، پھر بولا شور تو میں نے بھی سنا تھا، مگر میں یہ سمجھا تھا کہ شور مچانے والا آپ کا آدمی تھا۔ اب آپ کے کہنے سے یاد آ رہا ہے کہ شور صحن کے اندر سے ہی سنائی دیا تھا، مگر وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ گزشتہ رات گھر میں کتنے افراد تھے؟ اس نے گلوگل لہجے میں جواب دیا، جو 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے علاوہ کل 4 افراد تھے، میں، میری گھر والی، میری بیٹی رضیہ اور چھوٹا بیٹا تنویر۔ آپ ان افراد کو یہاں بلا لیں تاکہ یہ بھی ملزم کو دیکھ لیں، اس نے زیادہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ منظور احمد ASI کی زیر نگرانی کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ اکبر حسین اپنی بیوی بچوں کو بلوا لایا۔ رضیہ کی عمر 19-20 کے لگ بھگ تھی، تنویر اس کے چھوٹا بھائی تھا، اس کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ان سب نے اجنبی نظروں سے منظور کو دیکھا۔ اکبر حسین کی معمر بیوی جس کی نظر کمزور تھی دیر تک منظور احمد کو گھورتی رہی، پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور تھا۔ اس نے کہا کل 11-12 بجے ایک آدمی ممتاز سے ملنے تو آیا تھا، اس وقت میرے اور دلہن کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا منظور احمد فرش پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے سر نیچے کر لیا تھا۔ کیا دلہن نے بتایا تھا کہ ملنے کون آیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ منور کا کوئی دوست تھا۔ باقی افراد نے بھی منظور احمد کو نہیں پہچانا۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کل رات واردات کے فوراً بعد کسی آدمی نے پکڑو پکڑو کا شور مچایا تھا، اس آدمی کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھا۔ آپ میں سے تو کوئی کسی نے اس آدمی کو نہیں دیکھا؟ میں نے محسوس کیا کہ تنویر کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جھجک محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بیٹے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تم شاید کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک آدمی کو ساتھ والے کمرے میں کودتے دیکھا تھا، تنویر نے کہا۔ شاید وہ گولی چلانے کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی اندر دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں کا مرکز ملزم منظور احمد تھا۔ اچانک ایک عورت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہائے میں مر جاؤں۔ اس نے کہا یہ تو اپنا منظور ہے۔ وہ اندر آ گئی اور ملزم کو گھورنے لگی۔ وے منظورے، یہ تیرے ہاتھ میں ہتھ کڑی، تو ادھر کیسے؟ وہ ادھیڑ عمر ایک خوشحال عورت نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ لو، جانتی کیسے نہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں جمیا پلیا ہے۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ ممتاز کی ممانی تھی اور اس کا نام زہرا بی بی تھا۔ ملزم منظور ان کے قصبے کا رہنے والا تھا اور ممتاز کا پڑوسی تھا۔ خالہ میں بے گناہ ہوں، مجھے بچا لو۔ منظور نے زہرا بی بی کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ممتاز کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے اسے ASI کے ہمراہ باہر بھیج دیا اور تنویر سے پوچھا بیٹے جس آدمی کو تم نے ساتھ والے مکان میں کودتے دیکھا تھا اس کا قد کاٹ کیسا تھا؟ اس بچے کے لیے اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی بڑا سا آدمی تھا، وہ بڑے آرام سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ میں نے اکبر حسین سے پوچھا کہ جس مکان میں آدمی کودا تھا اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کرایہ دار ہیں یا انہوں نے مکان خرید لیا ہے۔ مرد کا نام شبیر علی ہے، بڑا چھوٹا سا کنبہ ہے، گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک شبیر علی کی ماں ہے اور دوسری شاید اس کی بیوی ہے۔ بیوی نہیں بہن ہے، رضیہ نے کہا۔ پہلے ہم بھی اسے بیوی ہی سمجھتے تھے، شبیر علی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ شبیر علی آدمی کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا اس سے ابھی کوئی خاصا واسطہ نہیں پڑا، دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اندر کا حال اللہ ہی بہتر جانے۔ اور کیا کام کرتا ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اکبر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کسی پر شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو کی کوئی دشمنی ساتھ لائی ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی، اکبر حسین کی بیوی نے کہا۔ بڑی سگڑ شریف لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی کی دشمنی
हो ही नहीं सकती। मैंने उस वक्त सादा सवालात करना मुनासिब नहीं समझे और वापस आ गया। उसके बाद मैं मकतूल मुनव्वर हुसैन के चंद दोस्तों से मिला। मुनव्वर हुसैन एक सरकारी महकमे में काम करता था। उसकी उम्र 28 साल के करीब थी। उसके दोस्त ने बताया कि मुनव्वर दिलेर और गैरतमंद आदमी था। उसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की थी, ताहम वो अपनी इज्जत के मामले में बहुत हसास था। बेइज्जती या गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस दौरान में मैंने मुनव्वर हुसैन के चंद पड़ोसियों से भी बात की। सबने वही बातें बताई जो मैं पहले सुन चुका था। लेकिन जब मैंने शब्बीर अली का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई मर्द बाहर नहीं आया। दस्तक के जवाब में एक सेहतमंद और खुश शक्ल औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी उम्र 25 और 30 साल के दरमियान थी। उसके लबो लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसका नाम बाद में फातिमा मालूम हुआ। उसने मेरे इस्तफसार पे कहा, शब्बीर अभी घर पर नहीं है जी, आप 2-4 दिन में आकर पता करें। क्या वो शहर से बाहर गया हुआ है? शहर से बाहर ना गया होता तो मैं आपको 2-4 दिन बाद आने को क्यों कहती? मैंने पूछा, उसे गए हुए कितने दिन हुए हैं? वो जी परसों गया था। बीवी, तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया है कि कल रात एक आदमी दरमियानी दीवार फांद कर तुम्हारे घर में घुसा था। तुमने किसी को देखा तो नहीं? हमने किसी को नहीं देखा जी। हमारे घर में किसी को घुसने की क्या ज़रूरत थी? हम ऐसे चक्रों में नहीं पड़ते। तुम्हारा भाई काम क्या करता है? गल्ले का कारोबार करता है, उसने जवाब दिया। मगर आप इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे पड़ोस में एक मियाँ बीवी कत्ल हो गए हैं। मैं उनके कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। तो फिर हम क्या करें? हमने उनको कत्ल किया है। बीवी, पूछना तो पड़ता है। मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ नए आए हो, इससे पहले कहाँ रहते थे? ओ जाओ जी, अपना काम करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। वो बिगड़ कर बोली, आप किसी और का दरवाज़ा खटखटाओ। अकेली औरत देखकर पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बात ख़त्म करते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने आसपास के लोगों से शब्बीर अली के बारे में पूछगछ की, मगर कुछ मालूम न हुआ। वो शख्स वहाँ नया आया था और बहुत कम घर से बाहर निकलता था। मोहल्ले में किसी से इसका मेल जोल नहीं था। चंद लोगों ने कहा कि वो शक्लो सूरत से अच्छा आदमी नहीं लगता। मैंने एक एएसआई को इस शख्स की छानबीन पर मामूर कर दिया और एक हवलदार को मंजूर अहमद के कस्बे रवाना कर दिया। ये बात जानने के बाद कि मंजूर अहमद मकतूला मुमताज़ का पड़ोसी था, मेरे जहन में इसकी पोजीशन खासी मशकूक हो गई थी। वाज़ह तौर पर वो बहुत कुछ छुपा रहा था। शाम के वक्त मंजूर का बाप 2 रिश्तेदारों के हमरा थाने पहुंच गया। वो बूढ़ा आदमी था और उसका नाम चिरागुद्दीन था। मलिक साहब, मैं अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये कार्रवाई उसने नहीं की। हमारा पूरा मोहल्ला इसकी शराफत की गवाही दे सकता है। मैं ज़मानती साथ लेकर आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बेटे को रहा कर दें। इसकी माँ और बहनों की हालत बहुत ख़राब है। जब से इसके ज़ख्मी होने की खबर मिली है तब से इसकी माँ ने कुछ नहीं खाया। चिरागुद्दीन, तुम्हारा बेटा मौके से फ़रार होते हुए गिरफ़्तार किया गया है। मैंने कहा, दूसरी बात यह है कि उसने बहुत ही गलत बयानी से काम लिया है। जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती हम इसे छोड़ नहीं सकते। हर बाप अपने बेटे को शरीफ और बेगुनाह ही समझता है। जनाब, आप इससे मेरे सामने पूछगछ करें। मेरे सामने वो कोई बात नहीं छुपा सकता। मुझे ख्याल आया हो सकता है कि मंजूर अकेला ना हो। कोई अजब नहीं कि जिस शख्स को तनवीर ने दीवार फांदते देखा था वो मंजूर का साथी हो और असल काम उसी ने किया हो। चिरागुद्दीन, तुम्हारे बेटे से तो मैं बाद में सवाल जवाब करूंगा। पहले तो तुम ये बताओ कि मंजूर के साथ जो शख्स यहाँ आया था उसका क्या नाम है? उसने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर बोला, सच पूछे तो मुझे उसके कामों का ज़्यादा इल्म नहीं। ये आजकल नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है। मुझे नहीं मालूम पता कि ये अकेला आया था या इसके साथ कोई और भी था। अगर उसके साथ कोई आया था तो इसका पता चल जाएगा। ये बात छुपी हुई नहीं रह सकती। मैंने एक और अंदाज़ा लगाया कि उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मंजूर के लिए मुमताज़ का रिश्ता मांगा था। उसने कतरे तामुल करते हुए कहा, आपने सच सुना है, रिश्ता हमने ज़रूर मांगा था, मगर कोई हीर रांझे मामला नहीं था। मेरी घरवाली को लड़की पसंद थी, वही एक दफ़ा रिश्ता मांगने गई थी। लड़की की माँ ने कहा कि वो लोग किसी को ज़ुबान दे चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं गए। वैसे हमारे इन लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैंने इसे बाहर भेज दिया और मंजूर को अपने कमरे में बुला लिया। वो एक सिपाही के सहारे चलता हुआ कमरे में आया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, ज़ख्म की वजह से इसका पैर सूज गया था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जनाब, अगर इजाज़त हो तो नीचे बैठ जाऊँ? उसने कहा, खड़े होने से टांग में तकलीफ़ होती है। देखने में तो वो बहुत सीधा नज़र आता था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दे दी। वो झुकता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। मंजूर अहमद, तुम्हारा बाप बाहर आ बैठा है। मैंने कहा, उसकी ज़ुबानी मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथी का क्या नाम है?
اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جناب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے ایک واقف کار نے بتایا تھا کہ تم ممتاز سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے عاجزی سے کہا، حضور محبت تو نہیں تھی، صرف پسند کرتا تھا۔ میری ماں رشتہ مانگنے گئی تھی پر بات نہیں بنی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ حضور ڈر کی وجہ سے نہیں بتائی۔ حوالدار نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم آرام سے منہ نہیں کھولو گے، تم پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ حضور اب جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جو پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے مارا تو میرا دم نکل جائے گا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں حضور۔ ہم لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دوپہر کے وقت بھی اور رات کو بھی ممتاز سے ملنے گئے تھے۔ میں تفصیل سے ساری بات جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو میں جھوٹ بولنے والوں سے نرمی نہیں کیا کرتا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ واقعی ممتاز سے ملنے گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ صرف سلام کرنے گیا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا۔ دستک کے جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوئی۔ باجی میں اپنے کام سے ادھر آیا تھا، منظور نے کہا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ منور تو اس وقت دفتر گئے ہوئے ہیں، میرے سسر بھی گھر پہ نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو ضرور اندر بٹھاتی۔ کوئی بات نہیں، میں صرف سلام کرنے آیا تھا۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا کوئی پیغام دینا ہے تو کوئی چیز بھجوانی ہے تو مجھے دے دیں، میں رات کو واپس چلا جاؤں گا۔ منظور نے کہا کہ یہ بات سن کر ممتاز سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں کچھ چیزیں گھر بھجوانا چاہتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں، میں گٹھری تیار کر کے رکھوں گی، مگر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ آپ گٹھری بنا کر رکھ دیں، میں رات کو لے جاؤں گا۔ میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں، سارا دن کہاں گٹھری اٹھائے پھروں گا۔ منظور نے کہا کہ ممتاز ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ کردے توقف کے بعد اس نے کہا، دراصل میں اپنے سسرال والوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ اگر آپ رات کو آئیں تو پھر 9:30 بجے آئیں اور پچھلے دروازے سے آئیں، میں باورچی خانے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ 9 بجے سب سو جاتے ہیں۔ آپ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹائیں، میں خاموشی سے گٹھری آپ کے حوالے کر دوں گی۔ منظور نے بتایا کہ جب اس کی جیب کٹ گئی تو اس کے دل میں ممتاز کے کچھ پیسے ادھار لینے کا خیال آیا، لیکن پھر اس کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی اور وہ فلم دیکھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں ٹرین نکل چکی تھی۔ وہ کچھ دیر پلیٹ فارم پر پریشان پھرتا رہا۔ اس دوران میں اسے خیال آیا کہ ممتاز کا انتظار کر رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پیسے گھر بھیجنا چاہتی ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر ان پیسوں میں سے ہی بس کا ٹکٹ خرید لے گا اور گھر پہنچ کر رقم پوری کر دے گا۔ اس خیال کے تحت وہ ممتاز کی گلی میں پہنچا اور پچھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو مگر دستک دینے سے دروازہ کھل گیا۔ باورچی خانہ بالکل سامنے تھا۔ اسے دروازے کے سامنے ایک ہیبلا سا دکھائی دیا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ غالباً وہ ممتاز ہے جو تاریکی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ ہیبلا غائب ہو گیا۔ منصور باورچی خانے کے دروازے پر رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ممتاز کو ہلکی سی آواز دی اور 2 قدم اندر چلا گیا۔ تبھی اس کا پیر کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر اس چیز کو چھوا تو وہ کسی انسان کی ٹانگیں تھیں۔ پھر اسے فرش پر دراز ہیبلے بھی نظر آئے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور تیزی سے باہر نکلا۔ تبھی کسی نے پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ شور مچانے والا اکبر دروازے کے پاس کھڑا تھا، لہٰذا منظور کو سامنے والے دروازے کی طرف دوڑنا پڑا۔ باورچی خانے سے ذرا آگے رہائشی حصے کے بائیں جانب ایک گلی سی بنی ہوئی تھی جو اگلے اور پچھلے صحن کو واپس ملاتی تھی۔ ابھی وہ دروازے سے کچھ دوری تھا کہ اس نے حوالدار کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس سے وہ اور زیادہ بدحواس ہو گیا اور دیوار پھاند کر گلی میں کود گیا۔ اس کے فوراً بعد فائر ہوا، گولی اس کے ران میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ حضور یہ کل واقعہ ہے، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میری ممتاز منور حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر منظور کا بیان صحیح ہے تو ممتاز نے اپنے گھر بھجوانے کے لیے ضرور کوئی گٹھری تیار کی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گٹھری باورچی خانے میں ہی موجود ہو۔ ایک بات بتا دو کہ لاشیں اٹھوانے کے بعد میں نے باورچی خانہ سیل کروا دیا تھا اور ایک سپاہی ہر وقت وہاں پہرے کے لیے موجود رہتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے منظور کا حوالات میں بھجوا دیا اور ASI کے ہمراہ منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ ASI نے باورچی خانے کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فرش پر پھیلا ہوا خون خشک ہو گیا تھا اور کمرے میں عجیب سی بساند پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ خاصا کشادہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں برتن اور باورچی خانے کی ضرورت کے سامان کے علاوہ اناج کی چند بوریاں، 3-4 کنستر اور پانی کا ڈرم بھی رکھا تھا۔ ڈرم کے پاس کھرا بنا ہوا تھا جس میں گندے برتن پڑے ہوئے تھے۔ سرسری معائنے کے بعد میں نے باریکی سے تلاشی لینا شروع کی۔ چند منٹ کے بعد دروازے کے قریب رکھے ہوئے خالی کنستر سے چھوٹی سی گٹھری برآمد ہوئی۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس میں چند سلے کپڑے تھے جن کے درمیان زیورات کے
3 डब्बे रखे थे। सबसे ऊपर वाले डब्बे में जेवर के अलावा एक रुक्का भी था, जिसका मजमून ये था, प्यारी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। उस शख्स ने मज़ीद आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। वो चाहता है कि मैं उससे रोज़ाना मिलती रहूँ। मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल है। आखिर मैं कब तक अपने शौहर को धोखा देती रहूँगी? मैं नहीं चाहती। वो बड़ी देरी से घर में घुस आता है। इस वक्त या तो वो घर में कोई नहीं होता या सब सो रहे होते हैं, या मुसीबत टलती नज़र नहीं आती। मुनव्वर को जिस दिन इस बात का पता चला उसी दिन क़यामत आ जाएगी। पता नहीं क्या होने वाला है। मंजूर का हाथ अपना जेवर और 500 रुपये भिजवा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जेवर शहनाज के काम आ जाएगा, किसी को इस बात का पता ना चले। आपकी गमज़दा बेटी मुमताज़। मैंने ख़त जेब में रख लिया और गठरी का जूत का तू बांध कर बाहर आ गया। मुझे मालूम था कि घर में मुमताज़ के माँ बाप और रिश्तेदार भी आए हुए थे। बाहर निकलकर मैंने मकतूल मुनव्वर के बाप अकबर हुसैन से कहा कि मैं मुमताज़ की माँ से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई गठरी के बारे में जानना चाहा। मैंने जवाब दिया कि मैं गठरी के बारे में ही मुमताज़ की माँ से बात करना चाहता हूँ। उसने मुझे बैठक में बिठाया और मुमताज़ की माँ को मेरे पास छोड़कर वापस चला गया। उसका नाम विलायत बेगम था और वह 45-46 साल की खुश शक्ल औरत थी। मिजाज की तेज़ मालूम होती थी। उसके चेहरे पर सोगवारी पाई जाती थी। मैंने अपना तारुफ कराया और गठरी उसके सामने रख दी। इस गठरी में क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, खोल कर देख लें और पहचानने की कोशिश करें कि ये चीज़ें किसकी हैं। उसने गठरी खोली और जल्दी जल्दी एक एक चीज़ देखने लगी। चीज़ें देखकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। बोली, ये तो मेरी मुमताज़ की चीज़ें हैं। ये जेवर भी उसी का है। ये गठरी आपको कहाँ से मिली है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बेटी घर से भागने की तैयारी कर रही थी तो क्या आप मेरी बात मान लेंगी? हरगिज़ नहीं। उसने तेज़ी से कहा, मेरी मुमताज़ ऐसी नहीं थी। ये बताएं कि क्या मुमताज़ को किसी शख्स से किसी किस्म का ख़तरा था? थानेदार साहब, मेरी मुमताज़ बहुत नेक और सीधी लड़की थी। इसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की थी। उसका ना कोई दुश्मन था और ना ही उसे किसी से कोई ख़तरा था। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे सवालात बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप हम लोगों को परेशान करने के बजाय कातिल का खोज लगाएं, असल कातिल की तलाश करें। वो एक माँ के ख्यालात है। हर माँ यही चाहती है कि मरने के बाद उसकी औलाद की नेक नामी हो और उसकी बुराइयों पर पर्दा पड़ा रहे। मैंने मुमताज़ का ख़त निकाल कर विलायत बेगम की तरफ बढ़ाया। यह आपकी बेटी का ख़त है। उसने मरने से कुछ देर पहले लिखा था। इसने ख़त मेरे हाथ से लिया और उसे पूरी तवज्जो से पढ़ने लगी। ख़त के मज़मून से ये बात ज़ाहिर होती थी कि मुमताज़ मंजूर पर बहुत एतमाद करती थी। उसे इसकी ईमानदारी के बारे में कोई शबह नहीं था। लेकिन जो बात मुझे शक में डालती थी वो ये थी कि मुमताज़ ने जिन 500 रुपयों का जिक्र किया था उनका कोई सुराग नहीं मिला था। उस ज़माने में 500 रुपये एक बड़ी रकम थी। इन दिनों सोना 40-50 रुपये तोला था। 500 रुपये में 10 तोले से ज़्यादा सोना ख़रीदा जा सकता था। आजकल 10 तोले सोने की कीमत 30,000 से ऊपर बनती है। क्या मंजूर ने 500 रुपये की खातिर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था? लेकिन यहाँ भी वही मसला था कि रकम मंजूर के पास भी बरामद नहीं हुई थी। गालिबन उसने दौड़ते वक्त रकम कहीं फेंक दी थी। ये ख़त आपको कहाँ से मिला है? विलायत बेगम ने पूछा। यह ख़त उस गठरी में था और ये गठरी बावर्ची खाने के एक कनस्तर से बरामद हुई है। मैंने कहा, इस ख़त से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी बेटी किस ख़तरे से घिरी हुई थी और इसी ख़तरे की वजह से अपने शौहर से धोखा कर रही थी। आप मुझे इस शख्स का नाम बताएं जिसका इस ख़त में जिक्र किया गया है। मुझे ऐसी कोई बात मालूम नहीं है। विलायत बेगम, अगर आप मेरे साथ ताउन नहीं करेंगी तो मैं आपकी बेटी के कातिल को कानून के हवाले नहीं कर सकूँगा। थानेदार साहब, कातिल गिरफ्तार हो या ना हो, मैं नहीं चाहती कि मौत के बाद मेरी बेटी की नेक नामी पर कोई हुर्फ आए। उसने ख़त तय करके अपने पास रख लिया और उसकी वजह आप मुझे इस शख्स का नाम बताने पर तैयार नहीं है जिसका आपकी बेटी ने इस ख़त में जिक्र किया है। इस दुनिया में शैतानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपसे साफ कहती हूँ कि मुझे इस शख्स का नाम मालूम नहीं है। आपसे एक गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि आप इस ख़त का कहीं जिक्र ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, मंजूर के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने सुना है कि उसकी माँ ने उसके लिए मुमताज़ का रिश्ता मांगा था। मैंने मंजूर में आज तक कोई बुराई नहीं देखी। हमारे साथ इसका रवैया हमेशा अच्छा रहा है। रिश्ते तो कई लड़कों के आए थे, मंजूर का रिश्ता भी आया था, लेकिन हमारे इनकार से किसी के दिल में कोई रंजिश नहीं थी। फिर इंसान ही होता है, उसके दिल में किसी वक्त भी बुराई आ सकती है। अगर मंजूर ने कोई बुराई की है तो उसका पता चलाना आपका काम है। वो औरत कोई तामुन करने पर तैयार नहीं थी। मैं उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने गठरी उसके हवाले की और वहाँ से रुखसत हो गया। जिस हवलदार को मैंने मंजूर के बारे में छानबीन करने भेजा था वो 2 रोज़ बाद वापस आया और एक दिलचस्प कहानी भी साथ लाया। ये कहानी उसे मंजूर और मुमताज़ के ढेर 2 दर्जन मोहल्लेदारों की ज़ुबानी मालूम हुई थी।
इस कहानी को मैंने अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। ये अपनी जगह पर एक अलग और मुकम्मल कहानी है, लेकिन यहाँ ये कहानी दोहरे कत्ल की तफ्तीश के दरमियान में फंस गई है, वरना ये कभी मंजर आम पर ना आती। हवलदार ने बताया कि कुछ अर्सा कबल मुमताज़ के कस्बे में रफ़ीक उर्फ फीका मोची का नाम बहुत मशहूर था। इसने मज़कूरा कस्बे में डकैती की कई बेदर पे वारदातों से ज़बरदस्त खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। इसके गिरोह में कुल 3-4 आदमी थे। असल मनसूबाबंदी फीका मोची करता था। ये शख्स इतनी जहानत और चाकदस्ती से वारदात करता कि सारे हिफाजती इंतजाम धरे के धरे रह जाते। ये सिर्फ दौलतमंदों को लूटता था और इसकी वारदातों का नुमाया पहलू ये था कि उसने ना तो कभी किसी आदमी को कत्ल किया था और ना ही किसी को ज़ख्मी किया था। वारदात ये हमेशा असले के साथ करता था, मगर मनसूबाबंदी ऐसी ज़बरदस्त करता था कि गोली चलाने की नौबत ही नहीं आती थी। पुलिस एक बार भी इस पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हुई थी। वारदात के बाद ये ऐसे गायब हो जाता था कि जैसे धुआं हवा में तहलील हो जाता है। पुलिस के पास ना तो कोई इसका रिकॉर्ड था और ना ही उन्हें इसका हुलिया मालूम था। वारदात के दौरान ये नकली दाढ़ी मूंछें इस्तेमाल करता था और इन्हें ऐसे बेढंगेपन से लगाता था कि इसका नकली होना दूर से नज़र आ जाता था। अक्सर लोगों ने यह ख्याल जाहिर किया कि वो नकली दाढ़ी मूंछें बात और नकाब के इस्तेमाल करता था और दूसरा मकसद इसका गालिबन अपनी दहशत फैलाना था। दूसरों का ख्याल यह था कि गालिबन इसकी शक्ल इतनी खौफनाक नहीं थी जितनी एक डाकू की होना चाहिए थी। एक रात फीका मोची अपने 2 साथियों के हमरा मुमताज़ के घर में डकैती की नियत से घुस आया। इस वक्त तकरीबन घर में 7 अफराद थे, जिनमें 4 औरतें, 1 बच्चा और 2 मर्द थे। फीके ने इन सब अफराद को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया और ख़ुद इनकी निगरानी करने लगा। इसके हाथ में राइफल थी और होल्स्टर में रिवॉल्वर लगा हुआ था। इसके 2 साथी इत्मीनान के साथ कीमती सामान इकट्ठा करने लगे। मुमताज़ के बाप बहादुर अली ने बाद में पुलिस को बताया कि फीके मोची के चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट या अजलत नहीं पाई जाती थी। यूँ मालूम होता था जैसे वो अपने घर में हो। हम आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते, इसने शस्ता लहजे में कहा। सिर्फ थोड़ा सामान लेने आए हैं और माल लेकर वापस चले जाएंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आप जैसे इंसान हैं। जिनको नींद आ रही है वो बेशक लेट कर सो जाएं। हम बंदों के साथ सिर्फ उसी वक्त छेड़छाड़ करते हैं जब वो हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। औरतों ने सरों पर चादरें डाल रखी थी और अपने चेहरे छुपाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि डाकू नरम लबो लहजे में बात कर रहा है तो उन्होंने पर्दे में रहते हुए उसे देखना शुरू किया। फीके मोची ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, चक गरबी में हमें सिर्फ इस वजह से पूरे ख़ानदान को कत्ल करना पड़ा था कि उन्हें अपनी जान से ज़्यादा माल प्यारा था। मुमताज़ ने बाद में अपनी एक सहेली को बताया कि उसे फीके डाकू की ये बात झूठ मालूम हुई और ये बात हकीकतन झूठी ही थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि फीके ने उन्हें खौफज़दा करने के लिए वो झूठ बोला था। इस बात से इसके दिल में खौफ पैदा होने के बजाय हौसला पैदा हुआ। बाज़ लोग बड़े अजीब होते हैं। फीका मोची बात जारी रखते हुए बोला, ये नहीं सोचते कि जान ज़्यादा कीमती होती है। जिसकी जान गई उसका माल भी गया। लेकिन आप लोग मुझे समझदार मालूम होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी जान को ख़तरे में डालने का कोई इरादा नहीं रखते। मुमताज़ ने बाद में बताया कि फीके की बातें सुनकर उसने रहा ना गया और उसने कहा, आपकी ये नसीहतें सिर्फ दूसरों के लिए हैं या अपने लिए भी हैं? क्यों नहीं, फीके ने जवाब दिया, अपने लिए भी हैं। तो फिर आप अपनी जान क्यों हथेली में लिए फिरते हैं? मुमताज़ ने बात करते हुए अपनी हथेली को दाएं बाएं हरकत दी। ऐसे करने से इसकी चादर सर से ढलक गई और सर चेहरे समेत जाहिर हो गया, लेकिन जोश की वजह से उसे चादर ठीक करने का ख्याल नहीं आया। आप क्यों माल की खातिर अपनी जान को तबाही में डालने पर तुले हुए हैं? फीका डाकू उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुतासिर हुआ। बोला, मैं अपनी जान की हिफाजत से कभी गाफिल नहीं रहा। यह राइफल मैं इसीलिए साथ रखता हूँ। मुमताज़ ने बाद में कहा, इसके दिल में फीके के लिए हमदर्दी पैदा हुई। ये बात उसके समझ में नहीं आई कि इस हमदर्दी का सबब क्या था और हमदर्दी के इस जज्बे की वजह से उसे वो खौफनाक डाकू बहुत हकीर मालूम हुआ। इसने गुस्से से कहा, रफ़ीक अहमद, तुम झूठ बोलते हो, लोगों से नहीं अपने आप से झूठ बोलते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा काम करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम्हें क्या पता कि कब किसी बंदूक से निकली हुई गोली तुम्हारा सीना छलनी कर दे। डाकू पर लोग फूल निछावर नहीं किया करते, गोलियां चलाया करते हैं। हर वारदात के बाद तुम्हारी जान ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकों का रुख तुम्हारी तरफ हो जाता है। फीके डाकू ने गहरा सांस लिया और अजीब नज़रों से मुमताज़ को घूरने लगा। अल्फाज से ज़्यादा मुमताज़ की हमदर्दी ने उसे मुतासिर किया था और ख़ुसूसन इस बात ने कि मुमताज़ ने इसे फीका मोची कहने के बजाय रफ़ीक अहमद कहा था। ताहम वो डाकू था और इतनी आसानी से झुक नहीं सकता था। गोलियों से खेलना हमारा पेशा है, उसने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। हम गोलियों को रोकना भी जानते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये कमाल मौजूद हो, मुमताज़ ने कहा, लेकिन एक गोली ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ढाल नहीं रोक सकती और ये गोली है
जो किसी मजलूम के सीने से निकलती है और आसमानी बिजली बनकर जालिम पर टूट पड़ती है। फीका डाकू चुप सा हो गया। रफ़ीक अहमद, तुम खुश शक्ल और पढ़े लिखे नौजवान हो। मैं इस नकली दाढ़ी के पीछे तुम्हारा असली चेहरा देख सकती हूँ। तुम इतने बुरे आदमी नहीं हो जितना खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। सकता है कि किसी दौलतमंद या जागीरदार ने तुम पर जुल्म किया हो, लेकिन इस जुल्म के इंतकाम का यह तरीका इंतहाई बुज़दिल लाना है। अगर तुम्हारे दिमाग में अकल और बाजू में दम है तो मेहनत करके दौलत कमाओ। अगर इन दोनों चीज़ों से महरूम हो तो भीख मांग कर गुजारा करो। फीका मोची वारदात के दौरान मसनूई दाढ़ी और मूंछों के अलावा चेहरे पर थोड़ी सी कालक भी मल लेता था, जिसकी वजह से इसका रंग काला और चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो जाता था। मुमताज़ ने उसे खुश शक्ल कहकर इसके दिल के तारों को छेड़ दिया था। ये बात उसने फीके पर नफसियाती असर डालने के लिए कही थी और वो इसमें पूरी तरह कामयाब रही थी। फीके ने अपने साथियों को बुलाया और बगैर किसी चोरी के वहाँ से निकल गया। इसके बाद इसकी वारदातों का सिलसिला रुक गया। पुलिस ने यही अंदाज़ा लगाया कि फीका वो इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मुमताज़ की एक राजदार सहेली थी जिसका नाम शेला था। मुमताज़ अपने एक एक बात शेला को बता देती थी। शेला ने ये सारी बातें अपने शोहर नजीब को बताई। नजीब के ज़रिए ये बातें हवलदार को मालूम हुई। हवलदार ने मुझे बताई और अब 35-36 साल के बाद मैं ये बातें आपका सामने पेश कर रहा हूँ। फीके मोची की पुरस्कार रिपोशी के चंद हफ्ते बाद मुमताज़ को एक रुक्का मिला। रुक्का लाने वाली एक 7-8 साल बच्ची थी जिसका नाम हम रूबी फ़र्ज़ कर लेते हैं। वो मुमताज़ के पड़ोस में रहती थी और वो अक्सर बेशतर इनके घर आती जाती थी। रुक्का वो एक किताब में रख कर लाई थी और बड़ी राजदारी से मुमताज़ को दिया था। मुमताज़ ने वो रुक्का पढ़ा और उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। इसमें लिखा था, आप नहायत हसीन, नहायत ज़हीन और आला किरदार के मालिक हैं। एक काबिल परस्तिश खातून है। मैंने जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। हर वक्त आपका तसव्वुर मुझे बेचैन रखता है। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दें। आपके घर की जो खिड़की मगरिब की तरफ खुलती है, आप दोपहर को ठीक 2 बजे चंद मिनट के लिए इस खिड़की में खड़ी हो जाएं। आपको देखकर आपके इस खामोश परिस्तार को कुछ चैन आ जाएगा। अगर आप ना आई तो मुझे बहुत दुख होगा। रुके का मजमून जाहिर करता था कि लिखने वाला कोई माकूल और महज़िब शख्स था। रुका पढ़कर मुमताज़ को गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा। इसने रूबी से पूछ के वो रुका इसे किसने दिया था? मोहसिन चचा ने दिया है। रूबी ने सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि मुमताज़ बाजी के अलावा किसी को नहीं बताना। अच्छा, ये तो तुम्हारे चचा की कारस्तानी है। मुमताज़ ने कहा, अगर हज़रत का नाम मोहसिन है तो क्या ये तुम्हारे घर में रहते हैं? ये मेरे असली चचा थोड़ी हैं। रूबी ने कहा, हमारे घर के पास रहते हैं। उन्होंने खुद ही अपना नाम मोहसिन बताया है। हमारे घर कभी नहीं आए। मुमताज़ ने तजस्सुस से पूछा, ये तुम्हारे मोहसिन चचा कैसे आदमी हैं? इसकी शक्ल सूरत कैसी है? बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुमताज़ कुरैत कुरैत कर मोहसिन के बारे में पूछने लगी। रूबी के जवाबात से जो नक्शा सामने आया वो ये था कि मोहसिन एक गोरा चिट्टा और खूबरू नौजवान थे। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी बातें करता है। इसके खूबसूरत बाल हर वक्त पेशानी पर बिखरे रहते हैं और वो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल आदमी है। ये मुमताज़ के आइडियल महबूब का नक्शा था। उसने रुके को कई बार पढ़ा और ना चाहते हुए भी ठीक 2 बजे मगरिब की सिमत खुलने वाली खिड़की में पहुंच गई। इसकी मतलाशी नज़रें चारों तरफ तवाफ़ करती रहीं, मगर कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो रूबी के बताए हुए हुलिये पर पूरा उतरता। मुमताज़ को इस बात से मायूसी भी हुई और इसके दिल में तजस्सुस भी पैदा हुआ। अगले रोज़ से रूबी के ज़रिए एक और रुका मिला। मोहसिन ने वालाना अंदाज में उसकी खिड़की में आने का शुक्रिया अदा किया और इन लम्हात को अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात करार दिया था। नेज़ दोबारा खिड़की में आने की दरख्वास्त भी की थी। चंद रोज़ तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मुमताज़ मोहसिन के रुके जो रफ्ता रफ्ता तवील होते जा रहे थे वसूली करती रही और खिड़की में जाती रही, लेकिन मोहसिन कहीं नज़र नहीं आता था। गालिबन वो छुप कर उसे देखता था। मुमताज़ के दिल में अपने पुरस्कार परिस्तार को देखने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो खुद उसे देखने की ख्वाहिश का इजहार करना नहीं चाहती थी, लेकिन बिलाखिर वो मजबूर हो गई। उसने पहली दफ़ा मोहसिन के नाम रुक्का लिखा और पूछा, क्या आप मुझको ही देखते रहेंगे या ख़ुद भी कभी सामने आएंगे? इस सवाल का जवाब ये मिला, डरता हूँ कि आप मुझे देखकर मुझसे नफ़रत ना करने लगे। मैं चाहता हूँ कि पहली दफ़ा आप मुझे करीब से देखें ताकि अगर आपको मुझ में कोई खामी नज़र आए तो मैं इसकी वजाहत कर सकूं। इस बात ने मुमताज़ को शशोपंज में डाल दिया। इसने रूबी से कुरैत कुरैत कर पूछा, मगर वो मोहसिन के बारे में कोई ऐसी बात ना बता सकी जिसे खामी कहा जा सकता। एक रुके के बाद मुमताज़ ने मोहसिन के ख़तों के जवाब देने शुरू कर दिए। इसने मोहसिन से तस्वीर मांगी, मगर जवाब इनकार में मिला। मोहसिन रूबरू पेश होना चाहता था।
خط و کتابت نے دونوں کو خاصا قریب کر دیا تھا۔ ممتاز اپنے آئیڈیل سے ملنے کی خود بھی خواہش مند تھی، لہٰذا خطوں کے ذریعے دونوں نے ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا۔ یہ جگہ محسن کے ایک دوست کا گھر تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، تاہم ممتاز روبی کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب اس نے محسن کو دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ وہ اس کے تصور سے زیادہ خوش شکل اور ایک باکا سجیلا نوجوان تھا۔ اس نے بوسکے کا کرتا پہن رکھا تھا اور اس کا رنگ گورا چٹا، پیشانی کشادہ اور بال بھورے تھے۔ جس نے جھکی ہوئی نظروں سے ممتاز کو سلام کیا اور سر جھکایا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صورتحال ممتاز کے انداز سے بالکل الٹ گئی تھی۔ وہ گھر سے روانہ ہوتے ہوئے خاصی نروس تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح ایک غیر مرد کی نظروں کا مقابلہ کرے گی اور کس طرح اس سے باتیں کرے گی، مگر وہ مرد تو اس کے تصور سے بھی زیادہ شرمیلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دبائے اور آنکھیں نیچے کیے اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے کوئی پجاری دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہو۔ ممتاز کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر بولی، کیا ہم یوں ہی چپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، محسن کے منہ سے باریک سی آواز نکلی، تو پھر کوئی بات کریں۔ آپ بات کریں، میں سنتا ہوں، محسن نے کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ ممتاز کو آگے جھکنا پڑا۔ آپ تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہیں جی۔ محسن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں آپ کا مجرم ہوں۔ ممتاز کو اس کی آواز کچھ مانوس سی معلوم ہوئی۔ مجرم تو آپ واقعی ہیں۔ آپ کے اس شرمیلے پن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا سزا دی جائے آپ کو؟ محسن نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور بولا، مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر لیں، یہی میری سزا ہے۔ تبھی ممتاز نے اس کی آواز پہچان لی اور اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ شخص جو آنکھیں نیچی کیے اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ در حقیقت فیکا موچی تھا۔ وہ مشہور ڈاکو جس کی دہشت سے پورا قصبہ کانپتا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھا لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ ممتاز حیرت کے گنگ ہو گئی۔ کئی لمحوں تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ محسن اور فیکا موچی سمجھ گیا کہ ممتاز نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس نے کہا۔ وہ اس طرح آنکھیں نیچے کیے بیٹھا رہا، اس لیے میں آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، تمہاری یہ تبدیلی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ممتاز نے ایک طویل توقف کے بعد کہا، کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ بحروپ نہیں بھرا؟ تم فیکے موچی ہو نا؟ ہاں، یہ میرا ہی نام تھا۔ میں نے وقتی ضرورت کے تحت یہ نام اختیار کیا تھا۔ میرا اصلی نام محسن رفیق ہے۔ لیکن کیوں؟ ممتاز نے جاننا چاہا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے؟ تم دیکھنے میں تو بہت شریف آدمی لگتے ہو۔ میں نے جو کیا وہ میری جہالت تھی، لیکن میں اپنی مظلومیت کی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا وہ برا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور شرمیلے پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس بات نے ممتاز کو بہت متاثر کیا کہ پورے قصبے میں دہشت پھیلانے والا ڈاکو نہ صرف یہ کہ اس کی پرستش کرتا تھا، بلکہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ شکل صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک مثالی نوجوان تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور رویہ بھی مہذب لوگوں جیسا تھا۔ اس نے ممتاز کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بغیر کسی حجاب کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پشت قبل اس کے خاندان کے بعض لوگ جوتے گانٹ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لفظ موچی لگا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے موچی خاندان کو کھنگال مارا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ممتاز کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے تک دونوں میں چوری چھپے خط و کتابت چلتی رہی۔ محسن نے ممتاز کو کئی قیمتی تحائف بھی دیے۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ ممتاز کی ماں ولایت بیگم کو بیٹی کی پراسرار سرگرمیوں کی وجہ سے شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے سختی سے باز پرس کی۔ ممتاز نے محسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ولایت بیگم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی بیٹی ایک ڈاکو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ممتاز نے ماں کی منت کی، وہ صرف ایک بار محسن سے مل لے، پھر اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ولایت بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں اس کالے چور کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس جنگلی کو دیکھ کر میں ضرور بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ایسے خونخوار شخص سے خدا بچائے۔ لیکن ممتاز نے محسن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی ماں کو اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ ولایت بیگم نے کہا کہ وہ پردے میں رہ کر اس ڈاکو سے بات کرے گی اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے گی۔ محسن اور فیکے موچی کی صبح کے 10 بجے گھر بلایا گیا۔ اس وقت گھر کے مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ولایت بیگم نے جب ایک خونخوار کالے چور کے بجائے خوبرو اور باکے سجیلے نوجوان کو بیٹھک میں داخل ہوتے دیکھا
तो दंग रह गई। इसे यकीन नहीं आया कि वही डाकू है जिसकी रंगत स्याह, चेहरे पर झाड़ झनार दाढ़ी और एक हाथ में राइफल थी। बैठक में दाखिल होने वाला जो एक मुहज़्ज़िब और शर्मीला नौजवान था, वो किसी पहलू से फीका डाकू नहीं लगता था। विलायत बेगम पर्दे में रहने की शर्त भूल गई और सामने आ गई। मोहसिन ने अपनी बातों से माँ का भी अपना गर्विदा बना लिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो चोरी डकैती से तौबा कर चुका है और आइंदा बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का अज़म रखता है। इन सारी बातों के बावजूद विलायत बेगम एक साबिक डाकू को अपना दामाद बनाने पर तैयार नहीं थी। ये बात हमेशा छुपी नहीं रह सकती थी। कुछ दिन बाद उस बात को छुपाती रही और अज खुद ये कोशिश करती रही कि मुमताज़ मोहसिन का ख्याल दिल से निकाल दे, लेकिन मुमताज़ का कहना था कि जिस शख्स ने उसकी खातिर डकैती तर्क कर दी थी, इसे सहारा देना उसका फ़र्ज़ था। विलायत बेगम ने मजबूर होकर ये बात अपने शोहर को बताई। उसके शोहर बहादुर अली को पहले तो अपनी बीवी के बात पर यकीन ही नहीं आया। क्या तुमने ये कहा है कि फीका डाकू हमारे घर में आता रहा है? उसने हैरानी से पूछा। इस हमारे घर में? हाँ, मैंने यही कहा है, विलायत बेगम ने जवाब दिया। तुम इसे देखोगे तो दंग रह जाओगे। वो अच्छी शक्ल सूरत का मालिक और ख़ानदानी आदमी लगता है, डाकू तो वो बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं इसने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया है। सुबह शाम इसका नाम की माला जपती रहती है। विलायत बेगम, तुम फीके की तारीफ़ें कर रही हो और तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। खुदा न ख्वास्ता मेरा ये मतलब नहीं है कि हम इसे बेटी का रिश्ता दे देंगे, विलायत बेगम ने कहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो लड़का ही तारीफ़ के काबिल है। कसम ले लो जो उसने एक दफ़ा भी आंखें ऊंची करके मेरे साथ बात की हो। हमेशा नीची नज़रों से बात करता है। मुझे इस पर तरस आता है। इसके माँ बाप मर चुके हैं और कोई भाई बहन भी नहीं है। जहन्नुम में जाए हमारी बला से। आज के बाद अगर उसने हमारे घर में कदम रखा है, मुमताज़ ने उससे मिलने की कोशिश की, तो मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात यह है कि मुमताज़ की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अकबर हुसैन इशारतन अपने बेटे मुनव्वर का जिक्र कर चुका है। लड़का शरीफ है और सरकारी मुलाजिम है, यानी पक्की नौकरी है। हमें और क्या चाहिए? विलायत बेगम ने मुमताज़ को बाप के फैसले से आगाह कर दिया और मोहसिन से कह दिया कि वो दोबारा इनके घर का रुख ना करे। लेकिन वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। चंद रोज़ के बाद इसने बहादुर अली को बाज़ार में रोक लिया और सलाम करने के बाद कहा, चाचा बहादुर अली, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बहादुर अली ने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया और फैसला किया कि कोई शरीफ आदमी है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? बात पर्दे की है, मोहसिन ने कहा। आए उधर होटल में चलकर बैठते हैं, कुछ लस्सी पानी भी हो जाएगा। बहादुर अली कादर तामुल के बाद मोहसिन के हमरा एक करीबी होटल में जा बैठा। इसी असना पर उस पर कुछ शक सा हो गया था। मोहसिन ने खाने पीने की चीज़ों का ऑर्डर किया और बेरे के जाने के बाद बोला, चाचा मेरा नाम मोहसिन रफ़ीक है। उससे पहले कि फ़ीके मोची का नाम मशहूर था, लेकिन अब मैंने ये नाम अपनी ज़िंदगी की तख्ती से मिटा दिया है। मैं शरीफ आदमी बन गया हूँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी इस तब्दीली में आपकी बहादुर बेटी का हाथ है। आपको वो रात यकीनन याद रही होगी जिस रात आपकी बेटी ने मुझे गैरत दिलाई थी। इस रात के बाद मैंने कोई वारदात नहीं की। बहादुर अली ने खामोशी से इसकी बात सुनी और फिर बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि इस बुरे काम से तो तौबा कर ली। अब मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगा कि ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। यहाँ तुम्हें जानने पहचाने वाला कोई ना हो। मेरा यही इरादा है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बहादुर अली ने इसकी बात काटी, बोला, देखो मोहसिन, मेरी बेटी ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी वजह से तुमने एक बहुत बड़ी बुराई छोड़ दी है। क्या तुम इसके एहसान के बदले उसे हमसे छीन लेना चाहते हो? चाचा बहादुर अली, वो भी यही चाहती है। बस, बहादुर अली ने तेज़ी से कहा, मैं इससे आगे कोई बात नहीं सुनना चाहता। लड़कियां इस मालट में नादान होती हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें अज खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं दी। ये हमारी शराफत है कि हमने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। मोहसिन मुस्कुराया और सर्द नज़रों से बहादुर को घूरने लगा। ये नज़रें इन नज़रों से बहुत मुख्तलिफ थी जिन्हें मुमताज़ और उसकी माँ जानती थी। बहादुर अली को वो नज़रें बहुत खौफनाक मालूम हुई। मोहसिन ने बहादुर अली की कलाई पकड़ ली और बाज़ाहिर नरम लहजे में बोला, चाचा फ़ीके मोची पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। अगर यकीन ना आए तो आओ, अभी थाने चलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप पुलिस को जो चाहें सुनाएं। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन हाथों के लिए अभी कोई हथकड़ी नहीं बनी। बहादुर अली ने महसूस किया कि इस नाम गुफ्तार नौजवान की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत है और इसकी आंखें किसी शेर की आंखों की तरह सर्द और खौफनाक हैं। वो घबराहट महसूस करने लगा। देखो ज़बर खुरदार, रिश्ते इस तरह तय नहीं हुआ करते। इस मामले में मैं वाकई अनाड़ी हूँ। मोहसिन ने कहा, आप मेरे मुज़रुक हैं, आप ही तरीका बता दें। दरअसल बात यह है कि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ। कोई फ़ैसला करने से पहले आप अपनी बेटी से ज़रूर पूछ लें, वो मेरे हक़ में फ़ैसला कर चुकी है। बहादुर अली ने दिल में कहा, मैं एक मोची और डाकू से बेटी बिहाने के बजाय इसे कत्ल कर देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। मैं अपनी बेटी को तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। वो उठते हुए बोला,
उसने आज तक मेरी नाफरमानी नहीं की। वो इस शख्स को कबूल करेगी जिसे मैं पसंद करूँगा। बात ख़त्म करते ही वो रुखसत हो गया। इसके चंद हफ्ते के बाद उसने मुमताज़ को ब्याह कर रुखसत कर दिया। मोहसिन ने इस एतमाद से शराफत का सबूत दिया कि शादी में कोई रुकावट नहीं डाली। हवलदार की ज़ुबानी ये कहानी सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दोहरे कत्ल में मोहसिन रफ़ीक और फीके मोची का हाथ है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शब्बीर अली के घर कूद कर जाने वाला शख्स मोहसिन ही था और अगलबुल ख्याल यह था कि शब्बीर अली के घर में मुकीम था और वहीं से मुनव्वर हुसैन के घर में घुस जाता था। मैंने चंद आदमी साथ लिए और शब्बीर अली के घर जा पहुंचे। दस्तक के जवाब में एक दफ़ा फिर शब्बीर अली की बहन फातिमा ने दरवाज़ा खोला। लो जी, हद हो गई। उसने मुझ पर नज़र पड़ते ही कहा, आपने एक ही दरवाज़ा देख लिया है। मैंने आपसे कहा था कि 2-4 दिन के बाद आना। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। मैंने कहा, हमें इत्तला मिली है कि इस घर में डाकू छुपे हुए हैं। तुम अपनी माँ को लेकर एक तरफ हो जाओ। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। बोली, किसी ने आपको वहम में डाल दिया। हमारे घर में डाकुओं का क्या काम? कोई बात नहीं, मैंने कहा, अगर डाकू ना मिले तो हम वापस चले जाएंगे। 2-4 मिनट की तो सारी बात है। उसने हमें रुकने के लिए कहा और दरवाज़ा भेड़कर वापस चली गई। मैंने 2 आदमी पिछली गली में और एक आदमी मुनव्वर हुसैन के घर में मुतयन कर दिया था। फातिमा के जाने के 2 मिनट बाद मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने छोटा सा कच्चा सहन था। आगे 3-4 कमरे बने हुए थे। मैंने हवलदार के हमरा कमरे के दरवाजे के करीब जा पहुंचा। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। फीके मोची, बाहर आ जाओ। हवलदार ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। हम मकान को घेरे में ले चुके हैं, खाली हाथ बाहर आ जाओ। लम्हा भर के बाद दरवाज़ा खुला और एक 30-32 साल शख्स बाहर आया। उसने धोती के ऊपर बनियान पहन रखी थी और खासे मजबूत जिस्म का मालिक था। क्या बात है जनाब? उसने बरहमी से कहा, आप कौन सा कानून के तहत घर में अंदर घुसे हैं? बल्ले भाई, हवलदार ने कहा, बड़ी कानून की बातें जानते हो। ये कानून नहीं पता तुम्हें कि दरवाजे पर किसी मर्द को जाना चाहिए? हर दफ़ा औरत को दरवाजे पर भेज देते हो। मैंने देखा कि उसका हाथ धोती की डब की तरफ सरक रहा था। ये हमारा घर है। उसने कहा, हमारी जायदाद है। आप लोग मेहरबानी करके दरवाजे से बाहर चले जाएं। उसकी डब खासी उभरी हुई थी और गालिबन उसने वहाँ कोई हथियार छुपा रखा था, लेकिन मैंने इसे हथियार निकालने का मौका नहीं दिया और तेज़ी से अपना रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर रख लिया। रिवॉल्वर देखकर उसके होठों पर शातराना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मसला क्या है जनाबे आला? उसने कदरे नरम लहजे में पूछा। यहाँ आप किसको तलाश में आए हैं? मैंने तहकमाना लहजे में कहा, अंदर जितने आदमी हैं इन सबको बाहर बुलाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शब्बीर अली है। अंदर मेरी माँ और बहन के सिवा और कोई नहीं। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं है। चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हमें पता चला है कि यहाँ फीका मोची नामी डाकू रहता है। फीके मोची का नाम सुनकर उसके चेहरे पर लहर सी आकर चली गई। कदर तवक्कुफ के बाद बोला, मैं इस शख्स को नहीं जानता। हमने उसे साथ लिया और पूरा मकान देख डाला। उसके घर में माँ बहन के सिवा और कोई नहीं था। जब तक हम मकान देखते रहे, दोनों औरतें हमें सलावातें सुनाती रहीं। पिछली तरफ मुतयन सिपाहियों ने बताया कि उन्होंने किसी शख्स को मकान से निकलते नहीं देखा। मैंने शब्बीर अली के हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसकी बहन फातिमा से कहा, हम तुम्हारे भाई को इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मोहसिन रफ़ीक और फीका मोची हमारे हाथ नहीं आ जाता। हमें इस बात की पक्की शहादत मिली है कि वो इसी घर में रहता है। इससे कहना कि अगर इसे अपने दोस्त की इज्जत प्यारी है तो खुद ही हाजिर हो जाए। औरतें शोर मचाती रहीं, मगर हम शब्बीर अली को लेकर वहाँ से रुखसत हो गए। थाने पहुंचकर मैंने शब्बीर अली से कहा, देखो शब्बीर अली, हमें तुम्हारे दोस्त फीके मोची का पता चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाइज्जत तौर पर यहाँ से रुखसत कर दें तो हमें फीके का अता पता बता दो, वरना हम इस दोहरे कत्ल के मुकदमे में तुम्हारा नाम भी लिख देंगे। इन्हीं गवाहों ने कातिल को दीवार फाँद कर तुम्हारे घर में घुसते देखा था। थानेदार साहब, वारदात वाले रोज़ मैं घर में मौजूद नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि कौन हमारे घर में घुसा था। हो सकता है कि वो एक तरफ से घुसा और दूसरी तरफ से बाहर निकल गया हो। और फीके मोची के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम क्या काम करते हो? मैं ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, तुम्हारी बहन ने तो कहा था कि तुम गल्ले का काम करते हो। गल्ले का काम तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ। गल्ले के 2 आड़तियों के नाम बताओ। मैंने कहा, ऐसे 2 आड़तियों के नाम जो तुम्हें जानते हो। कोई नाम ना बता सका। मेरा अंदाज़ा ये था कि वो फीके मोची के ग्रोह का आदमी है और गालिबन उसने फीके के इमा पर ही वो मकान ख़रीदा था। फीका मुमताज़ के करीब रहना चाहता था। शब्बीर अली खासा सख्त आदमी था। वो किसी बात बताने पर तैयार नहीं था। मैंने उसके बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि फुसदा याफ्ता मुजरिम था। मैंने उसे एक एसआई के हवाले कर दिया और कहा कि वो इससे फीके मोची के बारे में गुज़िश्ता वारदातों के बारे में उगलवाने की कोशिश करे। एसआई 3-4 दिन तक मेहनत करता रहा, मगर कोई बात मालूम करने में कामयाब न हो सका। चौथे या 5वें रोज़ 2 आदमी इसकी ज़मानत करवाने के लिए थाने आए और खाते पीते कारोबारी आदमी थे। उन्होंने कानूनी ज़रिया इस्तेमाल करने के अलावा एक माकूल रकम बतौर रिश्वत भी पेश की।
मैंने ने शब्बीर अली की थोड़ी सी झलक दिखाई। 4 दिन में इसका हुलिया खासा बिगड़ चुका था। फिर कहा, अगर आप इस शख्स से कोई हमदर्दी है तो फीके मौजी का ठिकाना मुझे बता दें और इससे कहें कि वो खुद थाने हाजिर हो जाए। मैंने इसे छोड़ दूंगा वरना इसके खिलाफ पर्चा काट दूंगा। गवाह हमारे पास मौजूद हैं। दोनों मायूस होकर वापस चले गए। उसके 3 या 4 दिन के बाद 2 खुशपोश अफराद थाने में दाखिल हुए। इनमें से एक तो वकील था और उसने वकीलों वाला स्याह कोट पहन रखा था और बाल इसके जज्वी तौर पर सफ़ेद थे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानता था। वो खासा तजुर्बेकार क्रिमिनल वकील था। उसका साथी एक खुश शक्ल नौजवान था। उसने शार्क स्किन का सूट और फ्लैट हेड पहन रखा था। दोनों हेड कलर की रहनुमाई में मेरे कमरे में दाखिल हुए। वकील ने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, मलिक साहब, आपने शब्बीर नामी एक बेगुनाह शख्स को हवालात में बंद कर रखा है। मैं इसका वकील हूँ और इससे मिलना चाहता हूँ। वकील साहब, जिस शख्स को आप बेगुनाह करार दे रहे हैं वो सज़ा याफ्ता और आदी मुजरिम है। हमने इसका पिछला अमालनामा मंगवा लिया है। इसे हमने ऐनी गवाहों के बयानात की रोशनी में गिरफ्तार किया है। पुलिस के लिए ऐनी गवाहों का हसूल कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या आप मुझे इससे मिलने की इजाज़त है? मैंने हेड क्लर्क से कहा कि वकील साहब को शब्बीर अली से मुलाकात करवा दें। वकील ने अपने साथी की तरफ देखा। आप शब्बीर अली से मिल आएँ। नौजवान ने कहा, मैं मलिक साहब से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। हाँ, वो कागज़ मुझे दे दें। वकील ने एक कागज़ निकालकर खुशपोश नौजवान को दे दिया और उठकर हेड क्लर्क के हमरा कमरे से निकल गया। खुशपोश नौजवान ने दोनों बाजू मेज़ पर टिकाए और खफीफ से मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखते हुए बोला, खादिम को मोहसिन रफ़ीक कहते हैं। मुझे पता चला था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। उसके चेहरे पर बेखौफी पाई जाती थी। मैंने इसके रख रखाव का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम हो फीके डाकू? नो सर, मोहसिन रफ़ीक। उसने बादस्तूर मुस्कुराते हुए तस्दीक की। मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में यही नाम लिखा था। मैं फीके डाकू को नहीं जानता। मैंने घंटी बजाकर हवलदार को अंदर बुलाया और कहा, ये फीका डाकू है, इसे मेहमान खाने में ले जाओ। 1 रात की मेहमानी के बाद इसको अपना असली नाम याद आ जाएगा। हवलदार ने हैरत से इसकी तरफ देखा और इसके सूट और फ्लैट हेड से खासा मरूब हो गया था। ये फीका डाकू है जी? इसने हैरानी से पूछा। मोहसिन ने कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये जमानत कबल और अस गिरफ्तारी का कागज़ है। मुझे पहले अंदेशा था कि गलत फहमी हो सकती है। वो पूरा बंदोबस्त करके थाने आया था। मैंने कहा, बरखुरदार, जमानत मनसूख भी हो सकती है। मेरे पास आधी दर्जन से ऊपर गवाह ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हें फीके डाकू की हैसियत से शनाख्त कर सकते हैं। इसकी खुद एतमादी में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो चंद लम्हों तक मुतसिम नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर बोला, मलिक साहब, फीका डाकू मर चुका है, मोहसिन रफ़ीक ज़िंदा है। क्या आप मोहसिन रफ़ीक को मारकर फीके डाकू को दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं? वो बड़ी गहरी बात कह गया था। मैंने जवाब दिया, मैं फीके डाकू को ज़िंदा नहीं करना चाहता। मैं इस बदबख्त को गिरफ्तार करना चाहता हूँ जिसने मोहब्बत के नाम पर अपनी मोहसिना को कत्ल कर दिया। नहीं, वो कातिल ज़िंदा नहीं है। उसने कहा, इसे इसके जुर्म की सज़ा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। पहले मेरे एक बात का जवाब दें। उसने कहा, फ़र्ज़ करें एक शख्स एक मौलिक हथियार से आपकी नज़रों के सामने एक कमज़ोर औरत पर कातलाना हमला करता हो और आप इस औरत को बचाने के लिए हमला आवर पर वार करते हैं। वो वार मौलिक साबित होता है और हमला आवर दम तोड़ देता है। क्या कानूनी नक्ता नज़र से आपका ये फ़ाल जुर्म कहलाएगा? ऐसी सूरत में ये फ़ाल जुर्म नहीं कहलाएगा। मैंने कहा, लेकिन इस मिसाल से तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं आपको फीके डाकू की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बशर्त ये कि आप मुझे फीका डाकू बनाने की कोशिश ना करें। धमकी दे रहे हो? उसने आज़ाना अंदाज में हाथ जोड़े बोला, आपको नौकर हूँ जनाब, धमकी कैसे दे सकता हूँ? आपने फीके डाकू का नाम ही सुना है, कभी इसको देखा नहीं, ना ही कभी वो पकड़ा गया है और वो दोबारा भी नहीं पकड़ा जाएगा। 6-7 साल तो निकाल ही जाएगा। ज़रा सोचें, इस 6-7 सालों में उसके हाथ से कितना नुकसान हो चुका होगा। इसलिए इसे कब्र में ही पड़ा रहने दें। और इसने जो जुर्म किए हैं मलिक साहब, इसने आज तक किसी इंसान को जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया। अलबत्ता लोगों से टैक्स ज़रूर वसूल किया है और टैक्स तो आप भी वसूल करते हैं। कई और महकमों के लोगों भी टैक्स वसूल करते हैं। अलबत्ता वसूली का तरीका हर एक का मुख्तलिफ है। मैं तुम्हारी अपील पर गौर करूँगा। मैंने कहा, कहानी सुनाओ। इसने 3rd पर्सन में फीके डाकू की मोहब्बत की कहानी सुनाई। इस कहानी की जो तफसील आप सुन चुके हैं। इसने बताया कि वारदातों के दौरान फीके का कई बार खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ चुका था, लेकिन मुमताज़ जैसी ज़हीन और दिलेर लड़की इसकी नज़र से नहीं गुजरी थी। इसने मुमताज़ की खातिर डकैती तर्क कर दी थी और अपने दिल में यह तहैया किया कि वो इस लड़की को पाने की खातिर तमाम बुराइयां तर्क कर देगा, और इसने ऐसा ही किया। वो मुमताज़ का दिल जीतने में कामयाब हो गए, मगर इसके बाप को राज़ी ना कर सका। उसने बताया कि वो 2-3 दफ़ा मुमताज़ के बाप
بہادر علی سے ملا۔ آخری ملاقات میں اس نے بہادر علی کے پیر پکڑ کر اس کی منت و سماجت کی، لیکن بہادر علی نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ وہ ایک موچی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ چاچا بہادر علی، موچی ذات نہیں ہے، پیشہ ہے۔ انسان صرف اسی وقت تک موچی کہلا سکتا ہے جب وہ موچی کا کام کرتا رہا ہو۔ محسن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں موچی نہیں ہوں، ہمارے دادا پردادا میں کوئی موچیوں کا کام نہیں کرتا تھا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، عزت سے روزی کما سکتا ہوں۔ بہادر علی پر اس کی منت و سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فیقہ اگر چاہتا تو ڈاکو بن کر بہادر علی کو جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ممتاز کی وجہ سے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ ممتاز نے جب اپنے طور پر بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے محسن سے کہا، محسن، میرا جسم کہیں بھی رہے، میرا دل اور میری روح تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے تم میری خاطر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ محسن نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ ممتاز کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ بالآخر اس نے منور حسین کے ساتھ والا گھر خرید لیا اور وہاں اپنے دوست شبیر علی کو آباد کر دیا۔ شروع میں اسے صرف ممتاز کے قریب کی خواہش تھی، وہ گائے بگائے اس کی ایک جھلک دیکھ لینا چاہتا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے باورچی خانے والی کھڑکی کو ممتاز سے رابطے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ممتاز باورچی خانے میں تنہا ہوتی، وہ کھڑکی میں پہنچ جاتا اور اس سے باتیں شروع کر دیتا۔ ممتاز نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ موقع پا کر گھر میں گھس آتا تھا، مگر محسن نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ نہ جانے دونوں میں کون جھوٹا تھا۔ وقوع والے روز ممتاز باورچی خانے میں ٹھہر کر منظور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس موقع پر بیک وقت 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ منظور کی جیب کٹ گئی اور اسے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ محسن نے دیوار کے اوپر سے ممتاز کو تاریک باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا کہ ممتاز اس سے ملنے کے لیے وہاں آئی ہے، اور یہ دوسری بات تھی کہ اس نے درمیانی کھڑکی پر مخصوص سگنل دیا۔ ممتاز تاریک باورچی خانے میں چلی گئی اور کھڑکی کھول کر محسن کے باتیں کرنے لگی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے منور حسین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ فکر مند ہوا اور اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ جب اس نے باورچی خانے میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اندر جا کر چھری نکالی اور دبے پاؤں باورچی خانے میں پہنچا اور ممتاز پہ در پہ وار کرنا شروع کر دیا۔ محسن تیزی سے دیوار پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور عقب سے جا کر منور کے سر پر 2 وار کیے۔ ممتاز پہلے ہی فرش پر گر چکی تھی، منور حسین اس کے اوپر گر گیا، دونوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا۔ ممتاز اپنے شوہر کے حملے سے ایسی خوف زدہ ہوئی کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ یہی صورت منور حسین کے ساتھ پیش آئی، اس کے منہ سے بھی کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اسی لمحے عقبی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک منظور نے دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر محسن باورچی خانے کے تاریک گوشے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد منظور اندر آیا اور لاشوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محسن نے اچانک خیال کے تحت پکڑو پکڑو کا شور مچایا۔ منظور بدحواس ہوا اور سامنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ محسن نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں مقتولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جوش کی وجہ سے میں چوٹ کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔ میں نے اسی وقت منظور اور شبیر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم دونوں آزاد ہو، اگر تم لوگوں کی گواہی کی ضرورت پڑی تو بعد میں بلا لیں گے۔ منظور نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ اچانک مجھے بات یاد آئی، میں نے حوالدار کو اس کے پیچھے دوڑایا اور کہا کہ اسے واپس بلائے۔ 2 منٹ کے بعد حوالدار اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بیچارہ ایک بار پھر حواس باختہ نظر آنے لگا۔ میں نے محسن سے کہا، اپنا بٹوا نکالو اور اس نوجوان کو 50 روپے دے دو، اس نے تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ محسن نے بلا تعامل 50 روپے نکال کر منظور کی طرف بڑھائے۔ منظور متضرر نظر آنے لگا۔ رکھ لو، میں نے کہا، بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پیسے لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، محسن کے وکیل نے کہا، اب ہمارا یہاں کیا کام؟ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ قتل کیس کے سلسلے میں ملک صاحب کو ہمارے گواہی کی ضرورت ہوگی۔ میرے اختیار میں دونوں باتیں تھیں، میں اسے ملزم بھی بنا سکتا تھا اور گواہ بھی، لیکن اغلب یہی تھا کہ اس کا بیان درست تھا، کم از کم اس حد تک ضرور درست تھا کہ اس نے ممتاز کو قتل نہیں کیا تھا۔ لاشوں کی پوزیشن بھی یہی ظاہر کرتی تھی کہ ممتاز کو اس کے شوہر نے قتل کیا تھا، لیکن محسن کا یہ بیان کہ وہ کھڑکی کی دوسری جانب سے ممتاز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا مشکوک معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ باورچی خانے کے اندر موجود رہا اور منور حسین کی آہٹ پر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کی یہ بات بھی درست معلوم ہوئی تھی کہ اس نے ممتاز کو بچانے کے لیے منور حسین پر وار کیے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں اس پر قتل کیس نہیں بنتا تھا۔ تو تم اس کیس میں گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے طویل توقف کے بعد کہا، ملزم نہیں بنو گے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کہا، میں تو یہ فقط مشورہ دیا ہے کہ گواہی کی صورت میں میں اپنے اور ممتاز کے گزشتہ تعلقات کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا بیان صرف یہ ہوگا کہ میں ایک عورت کی چیخیں سن کر
घर में घुसा था। मैंने देखा कि एक मर्द खंजर से औरत पर वार कर रहा था। मैं उस शख्स को और इस फाल से रोकना चाहता था, लिहाजा मैंने करीब पड़ी हुई लकड़ी उठाकर इसके सर पर वार कर दिया। और हकीकत भी यही है, वकील ने कहा। मेरे मौक्कुल ने इरादा कत्ल से नहीं, एक मजलूम औरत की मदद की नीयत से लकड़ी घुमाई थी। आप जैसा चाहें केस बना लें, अदालत बहरहाल मेरे मौक्कुल को बरी कर देगी। मुझे याद आया कि मुमताज़ ने अपने ख़त में मोहसिन का अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र नहीं किया था। हालांकि मोहसिन के बयान से ये ज़ाहिर होता था कि वो बेरज़ा रग़बत उससे मिलती थी। वाज़ा तौर पर वो उससे मिलती भी थी और अपने शौहर से डरती भी थी। ग़ालिबन मुनव्वर हुसैन को इनकी मुलाकातों के बारे में शक हो गया था और उसने मुमताज़ को सख्त अल्फाज में वार्निंग भी दी थी, वरना ज़ेवर और नकदी मैके भिजवाने का कोई जवाज़ नहीं था। मैं चाहता तो मोहसिन रफ़ीक और फ़ीके डाकू को कत्ल के मुलजिम की हैसियत से अदालत में पेश कर सकता था, लेकिन चूँकि वो अपने जराइम से ताइब हो चुका था और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे गवाह बनाना ही मुनासिब समझा।